चलिए, तो आप लोग शांति बनाकर रखिए, ध्यान दीजिए इधर क्लास में। हाँ, सुनेंगे ना आप? पहले इधर आइए ना, पहले पढ़ाएंगे। वीडियो हुए तो तू खराब करना, मर फांका दबा के। ये देखे, ये सभी कोई शांति बैठ जाए और ध्यान दीजिए इधर अपने अपने क्लास पर। बोर्ड पर देखें, इधर मैया उधर मत कुछ करिए। हम लोग शुरू किए थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। नाम उसका क्या है? यात्रियों के नजरिए। जो भी मध्यकाल में और लगभग 17वीं शताब्दी तक जो भी विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने जो भारत में देखा उसका वर्णन किया, उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पढ़ क्यों रहे हैं? वो पढ़ने से हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि तब हमारे यहाँ के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या परंपरा थी, कैसे शासन व्यवस्था चलती थी, कौन कौन से शहर थे, शहर में कौन से काम होते थे। इस तरह से देखो, तो हम लोग सब मिलाकर बात करें तो उस टाइम के भारतीय लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है कि उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते थे। इसमें हम लोगों ने एल ब्रूनी के बारे में पढ़ लिया और इब्न बतूता के बारे में पढ़ लिया है। दोनों के किताब को पढ़ लिया। एल ब्रूनी के किताब का नाम तहकीके हिंद, या कहो कि किताब उल हिंद, और इब्न बतूता के किताब के नाम रिहल्ला पढ़ लिए हैं। काका है उसमें, वो सब कल सुन भी लिए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। आज टाइम मिलेगा तो आज फिर सुनेंगे क्लास के बाद, ठीक। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक था हमारा फ्रांसिस बर्नियर। कल इसके बारे में बताए थे, ट्वर्नियर और बर्नियर के बारे में। दोनों फ्रांस के हैं। अरे पेल्सर तो पढ़ाए तो डच के था। हम ये बताए थे कि ट्वेर्नियर और बर्नियर ये दोनों कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो ट्वेर्नियर के बारे में बताए थे थोड़ा बहुत, और एक और कौन था? पेल्सर के कुछ ना, तो पेल्सर्ट जो है उसके बारे में बताए थे, डच यात्री था उसके बारे में। आज हम लोग का टॉपिक मुख्य रूप से क्या है? फ्रांसिस बर्नियर। इसका जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद इसका किताब है, किताब के नाम का चीज है मुगल अंपायर करके ऐसे नाम है, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ऐसे करके, हाँ यही नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। तो वो इसका किताब है। तो उस किताब के आधार पर हम लोग देखेंगे कि मुगल काल में कैसे कौन सी चीजें होती थी, ठीक। क्लियर हुआ? जब एल ब्रूनी आया था तब हम लोग 11वीं 12वीं शताब्दी के बारे में जाने थे मुख्य रूप से, ठीक। महमूद गजनबी के टाइम पर, उस टाइम पे जो राजा था उसके बारे में। जब इब्न बतूता आया था तो उस टाइम पे हम लोग जाने मुख्य रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम को, ठीक, उसके व्यवस्था को। और फ्रांसिस बर्नियर को जब हम पढ़ेंगे तो इससे हम जानेंगे मुगल वंश में खास करके शाहजहां के टाइम को, औरंगजेब के थोड़ा बहुत टाइम को हम लोग जानेंगे। समझ गई? इसके बारे में आगे तुमको जब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे, आगे 2 चैप्टर उसका पढ़ना है, तो वहां पे फिर से तुमको इसका नाम मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे भी हम लोगों को पढ़ना है। अब आइए फ्रांसिस बर्नियर के जीवन परिचय पर। 1 मिनट। तो फ्रांसिस बर्नियर का जीवन परिचय में सबसे पहले जानिए, फ्रांसिस बर्नियर एक कुशल चिकित्सक है, यानी बेहतर चिकित्सक था, और साथ ही ये इतिहासकार भी था। कहाँ के रहने वाला है जी? फ्रांस के। तो पहला सवाल बनेगा कि फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस के। पेशे से क्या था? तो एक डॉक्टर है और एक इतिहासकार भी है। यह भारत कब आया है? 1656 ईस्वी में। उस टाइम में भारत पे किसका शासन था? तो शाहजहां, जो मुगल सम्राट है शाहजहां, उसका शासन था। और फ्रांसिस बर्नियर भारत में रहा कब तक? 1668 तक। आप आराम से निकाल सकते हैं कि कितने वर्ष तक ये यहाँ रहा है। तो लगभग आ रहा है इसका कितना? 12 वर्ष। भारत में कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्ष। क्लियर इतना बात?
फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, एक चिकित्सक और इतिहासकार था। ये मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में 1656 में आया था और 1668 तक ये यहाँ पे रहा था। किसके पास रहा था? तो वहां पे शाहजहां के बेटा है, ठीक, 4 गो, यहाँ पे चारों को पढ़ना है। एक का नाम था दारा, एक का नाम है मुल्तान, एक का नाम है औरंगजेब, और एक और है, किधर गया, सूजा। सबसे बड़ा दारा था, फिर सूजा था, फिर औरंगजेब था और फिर मुराद था, ठीक। तो ये 4 गो इसका बेटा है। इसी में से जो इसका बड़ा बेटा है दारा, उसी ने फ्रांसिस बर्नियर को अपना पर्सनल डॉक्टर रखे हुए था, समझ गई। तो ये दारा का चिकित्सक था, कौन? फ्रांसिस बर्नियर। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो मुगल एम्पायर में आया, उस टाइम पे राजा कौन था? शाहजहां था। लेकिन ये किसका डॉक्टर था? दारा का पर्सनली, और उसी के साथ ये दरबार में रहता था। इससे फायदा ये हुआ कि ये दरबार में रह करके मुगल वंश को, वहां की स्थिति को, उनके पारिवारिक संबंधों को बहुत करीब से देखा था और अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन किया। तो हम लोगों को इसके यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिल जाती है मुगल वंश के पारिवारिक संबंध के भी, कि किस तरह के था, समझ गई। तो जब ये आया था उस टाइम पे शाहजहां के चारों बेटा आपस में एक दूसरे से लड़ रहा था। लड़ क्यों रहा था? शाहजहां खत्म, मतलब रिटायर्ड है। अब यहां पे लड़ाई चल रही इस बात को लेकर के कि राजा बनेगा कौन। दारा कर रहा है कि हम बनेंगे, सूजा कर रहा है हम बनेंगे, औरंगजेब कर रहा है हम बनेंगे, और मुराद कर रहा है हम बनेंगे। और इसी को लेकर के इन चारों के बीच लड़ाई चलेगी। अंततः जो राजा बनेगा वो है औरंगजेब, बाकी सब हटेगा, राजा कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। लेकिन यहां से याद रखना, शाहजहां के 4 बेटा था, चारों के नाम है, चारों में उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाई चल रहा था। ये हम तुमको बता दिए कि फ्रांसिस बर्नियर दारा का चिकित्सक था, उसका डॉक्टर था। फ्रांसिस बर्नियर अभी चारों के बारे में बताता है, क्योंकि करीब से उसको ये देखा था। ये बताता है दारा के बारे में कि दारा बहुत उदार व्यक्ति था, करुणामयी व्यक्ति था। लेकिन एक चीज ओकरा में गड़बड़ी है, वो अपने बारे में बड़ा ऊंचा राय रखता था, मतलब अच्छा राय कि हम ये हैं वो हैं। उदार व्यक्ति है, लेकिन एक ये कमी है कि वो अपने बारे में ऊंचा विचार रखता था। दूसरा में है सूजा। सूजा के बारे में बताता है कि सूजा षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर था, षड्यंत्र रच के किसी को भी किसी से लड़वा सकता है। और औरंगजेब के बारे में कहता है कि ये निर्णय लेने में बहुत माहिर था, यानी ऑन द स्पॉट निर्णय लेता था क्या करना है। तो चारों की चार खासियत, दारा बहुत उदार व्यक्ति है, सूजा षड्यंत्र रचने में माहिर है, औरंगजेब ऑन द स्पॉट निर्णय लेने वाला, कोई देरी नहीं करेगा। अब मुराद के बात करो तो मुराद तीनों से कम है, मतलब वो उतना बेहतर नहीं है, सबसे छोटा है और कोई खास इसमें चीज नहीं है, ये तीनों भाई से कमतर में आता है। उसके बाद शाहजहां की एक बेटी भी थी, उसका नाम है जहां आरा बेगम, ठीक, नाम याद रखना, मुगल वंश से पूछेगा। तो शाहजहां के बेटी के क्या नाम है? जहां आरा बेगम। और शाहजहां अपने बेटी से बहुत प्यार करता था, दुलारी थी, अपने पापा की परी थी, हाँ पापा की परी थी, समझ गई। अब आइए फ्रांसिस बर्नियर की भारत यात्रा के बारे में और उसके यात्रा वृत्तांत के बारे में। बर्नियर जब यहाँ पे आया था तो उसने यहाँ के कई शहरों को घूमा। वो अहमदाबाद गया, आगरा, दिल्ली जो कि उस टाइम की राजधानी हुआ करती थी, मुसुलीपट्टनम, सूरत, गोलकुंडा, कश्मीर, बंगाल, इन सभी स्थानों की यात्रा किया है। और इन सभी यात्राओं में कश्मीर के यात्रा को उसने विशेष वर्णन किया है। ये मुगल सेना के साथ में भी यात्रा किया, अकेले भी घूमा है। मुगल वंश के जो सेना था उसके साम्राज्य के, तो सेना के साथ भी यात्रा पर जाता था, युद्ध वगैरह हो रहा है तो वहां पे जाता था। ये कहता है कि जब ये कश्मीर जा रहा था तो उसके बारे में बताता है कि जब हम लोग कश्मीर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो राजा हमको पूरा घोड़ा दिया, ऊंट दिया, कहाँ कहाँ के घोड़ा था, कैसन ऊंट, सब नस्ल के नाम भी तुमको लिखा हुआ है बुक में, तो वो दिया। साथ ही साथ रास्ते में ठहरने के लिए घर तो रहेगा नहीं, तो टेंट मिला,
टेंट में तकिया, रजाई, तोशक, कंबल, नेहाली, जो तुमको समझना है सब कुछ दिया। उसके बाद खाने पीने के लिए जो भी दाल चावल वगैरह चाहिए सब हम लोग पैक किए और पैक करके सब लेकर के चल दिए। कहाँ? कश्मीर के यात्रा पर। रास्ता में जहां तहां अपना छावनी लगाए, भोजन बनाए, खाए, आराम किए, फिर आराम करने के बाद फिर से चल दिए। तो इस तरह से वो कश्मीर की यात्रा किया था। पूरा तुमको वर्णन बुक में है। ठीक। उसके बाद 1670 ईस्वी में ये चला गया अपने घर फ्रांस, और वहां पे इसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा, प्रकाशित किया, और नाम का दिया ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। MBBI क्वेश्चन, क्वेश्चन का पूछेगा कि ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो कौन है जी? बर्नियर। इसे कब प्रकाशित किया गया? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर को पहली बार कहां प्रकाशित किया गया था? तो फ्रांस में 1600, अभी हम तुमको बताइए कहां तक रहा था। रुक जाओ, 56 में या 1688 में ये लौट गया। ठीक, वही 1668 में ये लौट गया, और 1670 में अपना बुक पब्लिश किया 2 साल बाद। यानी जब ये पब्लिश किया तब ये कहाँ था? फ्रांस में था, तो वहीं पे ही पहली बार प्रकाशित हुआ। ठीक। उसके बाद में फिर इसको, अब देखो एक सवाल पूछ सकता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किस भाषा में थी? तो बुक में नहीं है, लेकिन आप दिमाग लगे, फ्रांस वाला के कौन सा भाषा रहेगा? फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक। बाद में इसको अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ये बात समझ में आई मैया? 1668 में बर्नियर अपने देश गया फ्रांस, और 1670 में इसने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम रखा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुख्य रूप से अगर इसको कहो तो ये किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। बाद में इसे अंग्रेजी, डच, जर्मन अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। और बर्नियर ने जब ये किताब लिखी तो ये किसी को भेंट दिया था, यानी उपहार के रूप में दिया था। किसको? उस टाइम पे वहां पे राजा कौन था? लुई 14वां। बाद में लुई 16वां आएगा तो फ्रांस की क्रांति होती है, तो वो अलग कहानी है। तो देखिए, तो बर्नियर ने अपनी पुस्तक को किसे दिया? तो फ्रांस के जो उस टाइम पे राजा था लुई 14वां, उसे। तो सवाल ये भी पूछ देगा कि बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किसे भेंट में दी थी? तो फ्रांस के राजा लुई 14वां को ये भेंट में दिया था। यहां तक क्लियर? अब आगे आइए। अच्छा, आज तू एल है, तू दोनों गए भाई। ओके, इधर देखिए, अब ये भारत घूमा था, उसी के बारे में किताब में लिखा है। तो अब हम लोग चलिए बर्नियर के शरीर में घुसते हैं, और उसके नजर से हम लोग भारत को देखते हैं, भारत कैसा था। सबसे पहले, बर्नियर पढ़ा लिखा आदमी है, इतिहासकार भी है और चिकित्सक भी है। तो ये क्या करेगा? ये जो भी चीजों को यहां देखेगा तो उसको तुलना करते चलेगा। किससे? किससे तुलना करेगा? भारत में तो अबे क्या है, फ्रांस से ये तुलना करते चलेगा। वो अपने देश के हर चीज को जानता है। जी सर, छोड़ दिलिए बेचारी के। फिर तू अली तो ठीक हो गली, मतलब वो दर्द के कारण तू ही अली, कुछ करके दे ले है तुमको। शनिचर के दिन निहुच ली है तो बैठे दे ही। तो देखो मैया इधर अब इधर ध्यान दे, इधर दे। अरे छुटकी ननकी ये तो बर्नियर एक चिकित्सक भी है और इतिहासकार भी है। तो चिकित्सक को साइड करो, अब समझो बर्नियर इतिहासकार है। अब इतिहासकार है तो ये क्या करेगा? ये अपने देश में रहा है, वहां के इतिहास को पढ़ा है, वहां की चीजों को देखा है, और भारत आया है। तो वो तुलना करेगा कि इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप कहीं पे घूमने जाते हैं, ठीक, जैसे एक बार आप लोगों को हम ले गए राजगीर घुमाने, एक बार ले गए रोहतास घुमाने। तो आप राजगीर घूमे हुए थे और रोहतास गए तो कहे कि सर जी मजा नहीं आ रहा है, कहे थे कि नहीं? क्यों कहे? आप तुलना करे थे कि वहां तो खूब पैदले चल ली हल, यहाँ तो चल ही ला न मिली थे, तो मजा नहीं आ रहा था। तुलना कर लिए दोनों जगह। उसके बाद आप लोगों को हम बढ़िया से मजा दिए थे कि ये ले डबल डोज।
चलबे ना करबे। ठीक, तो हमें दो जगह के जब जानकारी होता है तभी तुलना करते हैं। अब एक थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं इब्न बतूता पर, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। इब्न बतूता यहाँ आया था, वो तो एक यात्री था, 21-22 साल की उम्र में ये घरे छोड़ के निकल गया, घूमते रहा। और ये इसका कोई यहाँ पे आकर के ये उद्देश्य नहीं था कि हमको यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब स्थिति को समझना है। वो यहाँ आया, घूमा, काजी के पद पर रहा, चीन गया, डर से भाग गया अपने देश। फिर वहां के राजा ने पूछा, बताओ वहां के बारे में कुछ कुछ। तो इसको जो भी इब्न बतूता को याद आ रहा था उन सारी बातों को वो बोलते चला गया। वो अलग से उसको डिस्क्राइब नहीं किया है, बढ़िया तरीके से छांट छांट के न बताया, उसको कहानी जो भी याद आ रहा है बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, बताते जा रहा है। लेकिन फ्रांसिस बर्नियर की जो कहानी है वो उसके जैसा नहीं है। ये यहाँ पे आया था, ये पढ़ा लिखा था, इतिहासकार था, इसको हर चीज की जानकारी थी, ये तुलना करना जानता था। तो इसने बड़े सटीक तरीके से यहाँ के इतिहास को लिखा, अपने यात्रा वृत्तांत में उसको बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, समझी। तो दोनों में एक अंतर है, वो बस एक घूमने के उद्देश्य से लिखा कि हम घूमे, ये चीज देखे। ये उसमें विस्तार से घुस गया अंदर, हर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए, आप गए हैं रोहतास घूमने, तो एक पूछेंगे कि रोहतास घूमे के लिए बताओ, तो अगर बतौले कि बड़का पहाड़ हलई, किला पर घूमली, बसवा चले में दिक्कत हुई थलई, रात में वहां रुकली, ये तोड़ हो गया। लेकिन एक जब इतिहासकार जाएगा घूमने तो वो इन सारी चीजों को तो ध्यान में रखेगा, वो एक्स्ट्रा घुसेगा। हम रोहतासगढ़ के किला घूमे, कौन बनवाया होगा, किस चीज का बना था, कैसे उसकी बनावट थी, लगभग कितना पुराना हो सकता है, इन सारी चीजों को वो देखते हुए चलेगा, उन सबके बारे में लिखेगा। न होगा तो बता देगा कि इसमें इतनी खिड़कियां थी, इतने गेट्स थे, हर चीज को डिस्क्राइब करेगा। तो वो हुआ एक इतिहासकार और एक घूमने वाले में अंतर। तो फ्रांसिस बर्नियर का जो किताब है वो उसी प्रकार से है, वो यूरोप या फ्रांस के जो चीजें हैं उसका और भारत दोनों को तुलना करते हुए चलता है, दोनों को एक साथ दिखाते हुए चलता है, समझ गए। अब देखिए क्या बताया है, बर्नियर ने मुगल कालीन भारत की आलोचना की है। वो मानता है इस बात को कि जो भारत है वो यूरोप या फ्रांस जितना बेहतर नहीं है। ठीक, क्योंकि उस सबके कारण भी है। वह भारत को यूरोप और पश्चिमी के विपरीत कमतर मानता है, मानता है कि जितना यूरोप विकसित है, फ्रांस विकसित है, या जो पश्चिम के बाकी के देश जितना विकसित हैं, उतना भारत विकसित नहीं है। ऐसा किसका मानना था, क्यों मान रहा है, तो यहाँ पे किसान, मजदूर, इन सब की स्थिति बहुत खराब थी, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ठीक, उसका मानना है कि भारत बहुत गरीब है, गरीबी में था। ठीक, किसान की स्थिति एकदम दयनीय थी, बहुत ज्यादा उनसे टैक्स लिया जाता था, और अगर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो उनका जमीन पर खेती वगैरह जो भी करते थे वो अधिकार छीन लिया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था। वो बनेंगे से बनेंगे, उनका बेटा पोता भी गुलाम बनेगा। तो ये व्यवस्था थी, इसके वजह से कई सारे किसान अपने गांव छोड़ करके चले भी जाते थे कि यहाँ रहना ही बेकार है। इन सभी चीजों को वो वर्णन किया है। आगे वो बताया है कि सरकारी पदाधिकारी और अमीर जो किसान थे, अमीर यहाँ पे किसान होगा, अमीर लोग जो थे वो किसान और श्रमिकों को तंग करते थे, उस पे अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। जमीन अमीर और पदाधिकारियों के पास होता था। इस कहानी को समझो, जमीन है, जमीन के असल में मालिक होता था राजा, और राजा दे देता था किसको, पदाधिकारियों का, या जो अमीर लोग हैं जमींदार है उनको, और वो लोग उस पे किसानों से खेती करवाते थे। यानी एक खेत में 3 व्यक्ति है। हम यहाँ पे एगो ऐसे दिए हुए हैं, पदाधिकारी और अमीर किसान और श्रमिकों पर अत्याचार करते थे। तू हो गई पदाधिकारी, ये हो गया अमीर, ये लोग हो गए किसान और मजदूर, ऐसे लिखा हुआ है। हम अमीर किसान नहीं लिखे हुए हैं, अमीर अलग है और किसान अलग है। यहाँ पे कॉमा रहता कि पदाधिकारी और अमीर मिल करके किसान और श्रमिक पर अत्याचार करते थे, समझी। कैसे, तो हम बता रहे हैं कि मान लो ये हमारा एक भूमि का टुकड़ा है,
तो इस भूमि का असल में मालिक कौन है? तो जो राजा होगा, जो सम्राट होगा, वो इसका असल में मालिक है। लेकिन क्या राजा खुद खेती करेगा? तो वो दे दिया अपने अधिकारी को, या जो अमीर जमींदार हैं उनको ये जमीन दे दिया। क्या इसका अधिकारी या जो अमीर व्यक्ति है, जमींदार है, वो इस पे खेती करेगा? वो ये जमीन किसको दे देगा? किसानों को। किसानों से इस पर वो खेती करवाएगा। किसान खेती किया पूरे मेहनत से, लगन से, उत्पादन होगा तो कौन लेके चला जाएगा? ये लेके चला जाएगा, ठीक। और ये टैक्स भरेगा किसको? इसको। प्लस में राजा जो है वो इस पे भी टैक्स लगाएगा, इस पे लगे चाहे ना लगे, इस पे तो पक्का टैक्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो उत्पादन हुआ उसका कुछ हिस्सा इसको मिला, बाकी ये लूट के चला गया। जो बचा हुआ है उसमें भी इसको, राजा को, अलग अलग प्रकार के टैक्स देना है। तो इसके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसकी स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? ठीक। अगर थोड़ा कर्ज उर्ज ले लिया तो कर्ज कभी इससे चुकना नहीं है, तो कर्जदार जो है उसके घर पे आएगा, दे हमरा, ना तो चल हमर गुलाम बन, तू बन, तोर बालो बच्चा बन। तो ये स्थिति थी यहाँ के किसान और श्रमिक, यानी एक तरह से कहो कि मजदूरों की। समझ गई? जिसका वर्णन यहाँ पे कौन किया है? फ्रांसिस बर्नियर। देखो यहाँ बता देखिए, अमीर और पदाधिकारी इन खेतों पर खेती करवाते थे किसानों से। खेत का असल में मालिक कौन होता था? सम्राट, जो राजा है वो मालिक होता था। समझ गई? अब बताओ, जमीन के मालिक कौन था असल में? तो मान लो यहाँ पे इस वाले में ये राजा है, इसने एक ए नाम की व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति इसका अधिकारी, उसको जमीन दे दिया। अब ये ए नाम के व्यक्ति मर गया, तो जमीन किसका? इसका बेटा के, कि राजा के, कि किसान के? किसका जमीन होगा? ये जमीन का टुकड़ा है, असल में मालिक ये है, ये अपना जमीन दिए हुए है इसको, और ये इसको देकर के खेती करवा रहा है। ये अधिकारी मर गया। अब बताओ इस जमीन का मालिक कौन होगा? राजा होगा कि अधिकारी होगा कि किसान होगा? असल में खेत किसका था? तो राजा ना डिसाइड करेगा कि इसका मालिक कौन बनेगा। तो ये नहीं डिसाइड कर सकता है। या मान लो रिटायर्ड हो गया, मरा नहीं, रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, विकास से काम उम नहीं हो पा रहा है, रिटायर्ड हो गया, तो क्या ये जमीन इसके बेटे को मिल जाएगा? जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये जमीन किसका है? सम्राट के है। अगर सम्राट को लगेगा कि अधिकारी के बेटे में योग्यता है, तो वो उसको ये जमीन का टुकड़ा देगा। अगर उसको लगेगा कि अधिकारी के बेटे में योग्यता नहीं है, तो वो अपना जमीन किसी दूसरे अधिकारी को या किसी दूसरे जमींदार अमीर को दे देगा। समझ गए? तो सब मिलाकर के बात ये थी कि जमीन ऐसे देखो तो मालिक तो बना था पदाधिकारी, चाहे कोई अमीर जमींदार, लेकिन वो अपना जमीन अपने बेटे को नहीं दे सकता था, क्योंकि जमीन का असल में मालिक सम्राट था, और सम्राट फैसला करेगा कि ये जमीन का टुकड़ा अब किसको मिलेगा। अगर वो कह दिया कि इसी के बेटे को, तो वही चलाएगा, वो कहेगा किसी और को तो किसी और को। समझ गई बात है? आगे देखिए, भूस्वामियों द्वारा किसानों का शोषण होता था, ये तुमको हम बता दिए। कृषि में सुधार नहीं होता था, एक ये बहुत बड़ा कारण बना गरीबी के या किसानों के पिछड़े होने के। देखो, जमीन असल में केकर है? अधिकारी उस पे, मतलब इसको मिला हुआ है, खेती कौन कर रहा है? किसान। तीन व्यक्ति है। क्या ये खेती में सुधार करेगा? इसको का लेना देना है? करा तो अधिकारी टैक्स दे दे रहा है। ये खेती में सुधार करेगा? ये क्यों करे? ये जान रहा है कि हम खेती में सुधार करेंगे, जो भी अनाज आएगा उसमें से हमको देना पड़ेगा राजा के। हम यहाँ पे सुधार कराम, खेती में बोरिंग वोरिंग करवैले, हम मर गए, हमारे बेटा के ना देगा, तब किसी और को दे देगा, तो हम काहे करके दे? तो अधिकारी भी खेती पर उतना ध्यान नहीं देगा, सिंचाई वगैरह ये सब के व्यवस्था वो नहीं करवाएगा। समझ में आ रही बात है? राजा भी नहीं करवा रहा है कि हमको तो मिलिए जा रहा है सुख ले। अधिकारी ये सोच के नहीं करवा रहा है कि हम इसको बेहतर बनाए, हम बेहतर बना देंगे, हमारे बेटा का ना देकर किसी और को दे देगा, तो हमको क्या फायदा इसको करवाने का? तो वो भी नहीं करवाएगा। और किसानों में करने की क्षमता नहीं है, तो कृषि पीछे जाएगा कि आगे आएगा? पीछे चला गया। ठीक। अब जब कृषि पीछे जाएगा तो इनका हालत सुखमय होगा कि दयनीय होगा?
दयनीय होगा। तो ये एक कारण बना क्या चीज, लोगों के, किसानों की स्थिति दयनीय होने की, क्योंकि कोई भी कृषि में सुधार करना नहीं चाहता था। और इन सारी चीजों से परेशान होकर के किसान क्या करते थे, गांवें छोड़ करके दूसरे जगह प्रवास कर जाते थे, पलायन कर जाते थे। समझ गई। बर्नियर ने भी कहा है कि भारत में जो गरीबी है इसका मुख्य कारण है राजा। राजा मालिक बना पड़ा है, खेत दे ले अधिकारी के, खेती कर रहा है किसान, तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर वो खेत अधिकारी का होता, कह देता राजा कि ये खेत तुम्हारा है और तुम्हारा बेटा ही इसका उत्तराधिकारी होगा, तो हो सकता है कि अधिकारी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में सुधार करवाता, इनकम बढ़ता और भारत गरीब नहीं रहता। लेकिन राजा था और वो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि उसको सुखले मिल जा रहा है। अधिकारी इसलिए नहीं कर रहा है कि हमको करने का कोई फायदा नहीं है, इस वजह से भारत में गरीबी है। तो उसका जड़ कौन है, राजा है। ये कौन मानता है, बर्नियर। समझ गई। बर्नियर कहता है कि भारत बहुते गरीब था और किसान की स्थिति एकदम बहुते दयनीय थी। ठीक। उसने ग्रामीण समाज के और नगर समाज के दोनों के बारे में लिखा है कि गांव के लोग कैसे थे और शहर के लोग कैसे थे, दोनों के बारे में ये लिखा है। गांव के बारे में वो क्या कहता है कि गांव में बहुत विविधता था, लोग जाति धर्म छुआछूत इन सबों से एकदम डूबे हुए थे। हर बात में जाति धर्म छुआछूत तुमको देखने को मिल जाएगा, इतना विविधता था। ठीक। गांव में एक तरफ बड़े और शक्तिशाली जमींदार होते थे, तो दूसरे तरफ गरीब किसान श्रमिक मजदूर बलहार होते थे, जिनके पास भूमि वगैरह भी नहीं होती थी, कैसे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। इस प्रकार से तुम्हारा गांव बंटा हुआ था दो भागों में। किसान भी दो तरह के होते थे, एक होते थे बड़े किसान जिनके पास बहुत जमीन होती थी और वे खुद उस पे खेती नहीं करते थे, मजदूरों को रख करके किसानों को रख करके उस पे खेती करवाते थे। और दूसरे थे कौन, छोटे किसान जिनके पास जमीन या तो बहुत कम थी या नहीं थी, और वो खेतीहर मजदूर के रूप में या दूसरे के खेतों में खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ये था किसानों के हालात, एगो खूब अमीर है, एगो एकदम गरीब है। कहीं कहीं पे वो गांव के प्रशंसा भी किया है, जो चीज वो देखा वो चीज को वो लिखा, जहां अच्छा था वहां पे अच्छा लिखा, जहां खराब था वहां पे खराब लिखा। यहाँ पे बताता है कि भारत के जो बहुत सारा भूमि है वो उपजाऊ था, बहुत बढ़िया फसल होता था। यहाँ पे चावल मकई रेशम कपास नील जैसे फसलों के उत्पादन किया जाता था। तो ये सब प्रशंसा भी किया है। उसके बाद बताया है कि यहाँ पे शिल्पकार भी थे, लेकिन शिल्पकार भी तनी सुन चोर था, आलसी डकैत टाइप के था। ठीक। लेकिन भले वो आलसी था, लेकिन जब काम करता था तब बेहतरीन करता था। वो सोना चांदी के रेशों का कपड़ा बनाता था, सोना चांदी के पिघला के पतला पतला धागा बना के उसका कपड़ा बनाया जाता था। ठीक। रेशम के कपड़ा बनाता था, सूती के कपड़ा बनाता था, और जितना भी कपड़ा बनाएगा वो सब बेहतरीन कपड़ा होता था। तो आलसी तो था, लेकिन काम जब करता था तो बेहतरीन करता था। ये सब कौन बता रहा है, फ्रांसिस बर्नियर। समझ गए। अब आओ नगरीय जीवन के बारे में, शहर कैसा था। तो मुगल काल में दिल्ली राजधानी रहा है, आगरा राजधानी रहा है, इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े शहर थे। मुख्य रूप से कौन हो गया तुमको, दिल्ली और आगरा। ठीक। और बताया है कि उस टाइम पे जितनी जनसंख्या थी उसका लगभग 15% लोग कहाँ रहते थे, यानी 100 में से 15 लोग कहाँ रहता था उस टाइम पे, गांव में, नगर में मतलब शहर में। समझ गए। तो ये लोग शहर में रहते थे। शहर में बड़ा बड़ा कारखाना था और कारखाने में विभिन्न प्रकार के शिल्पी काम करते थे, यानी एक ही को कारखाना है, उसी में तुमको सोनार भी काम कर रहा है, सोना के सामान बनाने का, लोहार काम कर रहा है, लोहा वाला बढ़ी काम कर रहा है, फर्नीचर वाला काम। इस तरह से अलग अलग शिल्पकार होते थे और एक ही कारखाने में सभी लोग काम करते थे। शिल्पकार सुबह में आएंगे, दिन भर काम करेंगे और शाम को अपने घर वापस लौट जाएंगे। जैसे आज हम लोग कैसे काम करते हैं, जाते हैं 9 बजे ऑफिस गए, भर दिन काम किए और शाम के 4 बजे अपना घरे
लौट गए 8 घंटा ड्यूटी करके। वैसे ही पहले भी होता था, सभी शिल्पकार अपना सुबह जॉब पे आए, भर दिन काम किए, लंच ब्रेक हुआ, खाए पिए, फिर काम किए, उसके बाद शाम को घरे वापस लौट गए। शिल्पकार जो भी बनाते थे उसको देख रेख करने की जरूरत थी, तो देख रेख करने के लिए निरीक्षक हुआ करता था। निरीक्षक जानते हैं किसको कहते हैं? पुलिस को ही हिंदी में हम लोग निरीक्षक कहते हैं, समझ गए? तो निरीक्षक हुआ करता था जो इस जो भी सामान बनाएगा उसका देख रेख करेगा। उसके अलावे शहर में डॉक्टर भी होते थे, टीचर भी होते थे, वकील रहता था, चित्रकार, वास्तुकार, लेखक, संगीतकार, जो भी अपने जीवन में बेहतर कर लिया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, वो लोग कहाँ चले जाते थे? शहर में। तो ये लोग भी शहर में रहते थे। जिनको जिनको नींद आ रही है मार के गर्दा उड़ा देंगे। उसके बाद देखिए, नगर में व्यापारियों का संघ भी था, जो देश के साथ साथ विदेशों में भी व्यापार करते थे, इस देश के अलावा दूसरे देश से भी, और उनका अपना एक संघ हुआ करता था। बड़े व्यापारियों को वहां पे क्या कहा जाता था? महाजन। और जो महाजनों के प्रधान होते थे, जो हेड होते थे संघ में, उनको कहा जाता था सेठवा मामू। समझ गए? आए हाँ, हमारे को मामू के नाम है सेठवा मामू। समझ गए? हम पूछेंगे मुगल काल में बड़े व्यापारियों को क्या कहा जाता था? अब महाजन के प्रधान को क्या कहा जाता था? अहमदाबाद में जो शहर है उस टाइम के, वहां पे सेठ के जगह उनको क्या बोला जाता था? नगर सेठ। इतने के अंतर है, कहा जाता था सेठ है। ठीक। उसके बाद बर्नियर ने एक चीज और है जिसका वो वर्णन किया है, शिविर नगर। अब पहले जानो शिविर नगर होता क्या है। शिविर नगर एक तरह से होता है छावनी, टेंट। टेंट टेंट वाला घर, अपना टेंट हाउस गिरा कर रहलुआ, और फिर ओकरा बाद उठेलुआ, सोझ हो गेलुआ। उसका भी वर्णन ये किया है। ये कहता है कि मान लो जैसे दिल्ली में राजा है, ठीक, मुगल सम्राट, मान लो शाहजहां वहां पे है या औरंगजेब वहां पे है, उसको पटना आना है, पटना विकसित नहीं है, तो यहाँ पे टेंट वाला ये शिविर नगर बसाया जाएगा। जब तक राजा रहेगा यहाँ पे तब तक के लिए, ठीक, सब कुछ की व्यवस्था रहेगी। और जैसे ही राजा यहाँ से जाएगा वो शहर भी खत्म। समझ गई? ना समझे? अरे जैसे राजा वहां से आ रहा है ना, तो अकेले आएगा, अपना पूरा सेना वगैरह लेकर के, हाथी घोड़ा सब आएगा ना, तो उसको ठहरने के लिए एक टेम्परोरी शहर बसाया जाएगा, टेंट वाला, अस्थाई, पूरा बढ़िया तरीके से शानो शौकत वाला। ये बिल्कुल ऐसे समझो कि हमनी के ब्याह में कैसे बनावल जाए घर, पंडाल वगैरह, घर ही सब का रहता है अस्थाई है, खूब सजा सजा के घर नियर बना देवल जा है। अब ब्याह खत्म, है हाँ, जग होई थे तो यज्ञ में बनल है ना घर सब टेम्परोरी, तो अब वो छोटा मोटा घर है, वैसी करके जब शहर बसाया जाए तो शिविर नगर कहलाता था। अब जैसी जग में बाबा गेलन, उस शहर भी उखड़ जाएगा। बिहने जैसी ब्याह होके लड़की विदा हुई, शहर भी उखड़ गया। तो इसी ये था शिविर नगर, जब तक राजा यहाँ पे है तब तक उसको खूब बढ़िया से सजा धजा के वो शहर के जैसा रखा हुआ है। जैसे ही राजा यहाँ से गया, अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता था, खत्म, तहस नहस, तो वो समाप्त हो जाता था। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको मानने से इनकार करते हैं, लेकिन उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है। उसके बाद वो बताया है कि आगरा और लखनऊ में वस्त्र के उद्योग थे, सबसे ज्यादा वस्त्र के लिए नामी था। कश्मीर, पटना, लाहौर साल के लिए, मसूलीपट्टनम रंगीन छिटदार वस्त्र के लिए नामी था, वो केंद्र था। ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती थी। समझ गई? अब है यहाँ की सामाजिक स्थिति और चैप्टर खत्म। इक्के बतवाही मैया, इधर देखो, अब सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो सामाजिक स्थिति के बारे में वो बताया है कि यहाँ पे शहर में राज्य से और तनख्वाह पाने वाले बहुत सारे अमीर लोग रहते थे, शानो शौकत की जिंदगी जीते थे, गांव में भी और शहर में भी। यानी अच्छा खासा इनकम कमा रहा है। आज के टाइम से तुलना करो, जो आजकल खूब पैसा कमाता है, खूब मजे से रहता है, खूब बढ़िया बढ़िया घर बनाता है, एसी लगवाता है, 4 चक्का खरीदता है, खूब दावत करता है, दावत मतलब भोज भाज होगा ना, है पार्टी सार्टी करता है,
तो उस टाइम पे भी लोग ऐसा थे जो शानो शौकत वाला जिंदगी जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि इनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी, इनकम अच्छा था। लेकिन एक चीज और था, कर्जों में सबसे ज्यादा यही लोग रहते थे। कर्जा में क्यों रहते थे? अब रोज तू पार्टिए करब, एकदम शो ऑफ वाला जिंदगी जिये था, यास वाला, तो खर्चा तो बढ़ेगा। जितने अमीर होता है ना मैया, तोरा देखे में लगे कि अमीर है, वो उतने बड़का कर्जदार होता है, कर्जा ले ले रहता है। बस उसको बैंक वगैरह ये सब कर्जा इसलिए दे देता है क्योंकि उसको लगता है कि इसको में चुकाने की क्षमता है। हम लोग मानते हैं कि हमने के देश के सबसे बड़ा अमीर कौन है? तब मुकेश अंबानी। सबसे बड़ा कर्जदार भी वही है। लाखों में कर्जा ले ले, लाखों करोड़ में, समझ गई? लाखों न तो हजारों करोड़ में तो कर्जा उसके पास है, ये है, बैंक से ले ले। बैंक क्यों दिए हुए है? उसको पता है चुका देगा, क्षमता है। अभी आज वो रोड पे आ जाए तो हमने को उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। हमने के पैसा वो कर्जा में ले ले है, बैंक दे ले है, वो अपना काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट में से बैंक को दे रहा है, और का धंधा सब बैठ जाए, क्या होगा? पैसा वो देने से मना कर देगा, भाग जाएगा विदेश। और का बाद तू जब कि हम जमा के लिए 5 साल वाला हमारा पूरा हो गया, हमारे दे, तो कहेगा कि हम अभी हऊ हम दे दिलू, कल मुकेश अंबानी को लेकर भाग गलू। जो सहारा इसी ने डूब गया, तो सहारा वाला के पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पैसा वो किसी और को दिया हुआ था, जिसको दिया वो भाग गया, लाभ कहां से लेवा? समझ गई? तो जो सबसे बड़ा अमीर दिखने में हो वो कर्जदार भी होता है। तो ये लोग दिखने में अमीर थे, अच्छा तनख्वाह पाते थे, लेकिन हमेशा कर्ज में रहते थे। कर्ज में रहने का कारण उनका रहन सहन उच्चतर था, रोज दावत करते थे, भोज भात, राजा को खुश करने के लिए खूब महंगा महंगा तोहफा देते थे, ताकि राजा जो रहे हमारे उठना बैठना जो है वो चलता रहे, समाज में प्रतिष्ठा बना रहे। और इस वजह से वो कर्ज में डूबे रहते थे। समाज में ब्राह्मण वर्ग भी था, इसका तो शुरू से काम रहा है अंधविश्वास को फैलाओ और अपना प्रभाव बना के रखे रहो, जैसे कि अभी तोर गांव में चल रहा है। ठीक। उसके बाद राजपूत भी होते थे। राजपूत एक तरह से क्षत्रिय कुल के, वो शस्त्रों के बारे में, शस्त्र मतलब समझती है, शस्त्र अलग होता है और शास्त्र अलग होता है। शास्त्र मतलब होता है किताब, ये सब। शस्त्र मतलब हथियार। तो परंपरागत रूप से जो भी शस्त्र थे, हथियार थे, उसकी शिक्षा लेते थे। उसके बाद इसने भी सती प्रथा का वर्णन किया है, इसने भी अपनी आंखों से देखा है। लाहौर में एक 12 बरस के लड़की को, विधवा को सती बनते हुए देखा था। ये सोचो 12 साल कितना उम्र होता है। ठीक से दुनिया के समझदारियों नहीं था। अब उसका बाल विवाह करवा दिया गया, पति मर गया, तो इसको भी क्या करो, सती बना दो उसी के साथ। और एक 12 वर्षीय विधवा को सती बनते हुए अपनी आंखों से देखा था लाहौर में। कौन? बर्नियर। तो आप एल ब्रूनी को पढ़े, इब्न बतूता को पढ़े, फ्रांसिस बर्नियर को पढ़े, ये तीनों के तीनों व्यक्ति सती प्रथा के बारे में वर्णन किया है। और आप हमको देखिए, हमको मत देखिए, समझिए इधर। आप लोग देखिए तो बर्नियर अलब्रूनी कब है? 973 में ओकर जन्म हुआ है, तो 10 ईस्वी में वो यहाँ आया। अरे 17 में 40 में जब आया, 1000 में है ना। और ये कब है? 1600 में, 1650 के टाइम लो, यानी 1000 से 1650, 650 साल। तब भी सती प्रथा था, अब भी सती प्रथा, यानी 650 साल तक, अभी तक के इतिहास हम लोग जान गए कि सती प्रथा की परंपरा चलते रहा था। 1-2 वर्ष की ये कहानी नहीं है। तुम लोगों को जितना पुरुष जाति ने लूटा है, और इसमें महिलाओं ने जो योगदान दिया है, एक महिला के शोषण सबसे ज्यादा एक महिला करती है। अगर घर में बेटी हो जाए तब पुरुष से ज्यादा एक महिला शोक मनाती है कि बेटी हो गई, जबकि वो खुद ही एक महिला है। तो तुम्हारा जो शोषण हुआ उसका वजह सबसे पहले तुम खुद ही हो। तो जब तुम मौके दे रहे हो कि मेरा शोषण करो, तो पुरुष क्यों ना शोषण करे तुम्हारा? करेगा। समझ गई? तो ये सारी घटनाएं थी। इसके बाद बर्नियर एक बात और कहा है, वो कहा है कि भारत में खूब सोना चांदी था, भर भर के, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाया, क्योंकि वो सोना घर से बाहर निकला ही नहीं, घर में ही रह गया, मार्केट में पहुंचा ही नहीं। लोग अपना मेहरारू के गहने बनावे में रह गया, घरे में कोड़ के घैला में बंद करके घर में तर करे में रह गया, मार्केट में निकला ही नहीं, दिखा ही नहीं, तो हम कैसे माने कि अमीर है? अब मान लो हम अभी करोड़ों रुपया है, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, सब करोड़पति है, और सब अपन पैसा दबा दबा के रखले है जमीन के तोड़े, अब फुटल घर में रख रहा है दिखावे ला कि हम गरीब हैं। अब कोई विदेशी यहाँ घूमने आएगा, वो क्या मानेगा?
गरीबी ना मानेगा जी। अंदर से भले आप अमीर होंगे, लेकिन दिखने में तो आप गरीबे दिख रहे हैं, फटल पुरान पहन रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पैसा सब दबेले हैं जमीन के तौर सोना चांदी, तो गरीबी ना माना जाएगा। तो बर्नियर भी वो कहता है कि भारत था अमीर, सोना चांदी था, लेकिन वो घर से बाहर निकला ही नहीं, इसलिए वो तो गरीब रह गया। इस प्रकार से अगर हम पूरे चैप्टर को एनालाइज करें 2 लाइन में, तो यही है कि चाहे हम अल ब्रूनी के बारे में पढ़े, चाहे इब्न बतूता के, चाहे फ्रांसिस बर्नियर से, इन तीनों का जब हम यात्रा वृत्तांत पढ़ें, इन तीनों के किताब को जब हम पढ़ें, तो हमें जानकारी किस चीज की मिली? भारतीय जीवन की, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जाने, यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में जाने, यहाँ के सामाजिक, नगरीय, ये सब जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, उन सारी चीजों के बारे में जाने। कुछ हमारे देश में कुप्रथाएं भी थी, सती प्रथा, तो उसको भी हम लोग इस चैप्टर में जाने हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को यही था, और आज आप लोगों का ये चैप्टर भी हो गया खत्म। स्वाहा, जय हिंद। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे।